सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल जीलेट एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि वेस्ट बंगाल में वो बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं, यदि उन्हें बीटेक करना है तो उन्हें WB जीलेट का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसकी मदद से यदि आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो जाएगा बीटेक के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस एग्जाम को बेस्ट तरीके से कैसे क्रैक किया जा सकता है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि यदि इस एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्रैक करना है तो क्या इसकी मैथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या इसके लिए स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जरूरी है वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको वेस्ट बंगाल जीलेट के बारे में कंप्लीट सिनेरियो समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि सर ये एग्जाम होता क्या है। अगर हम लोग बात करें बच्चे वेस्ट बंगाल जीलेट या फिर इवन किसी भी लीट एग्जामिनेशन, लीट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है? लीट का मतलब होता है बेटा लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूं, इसको कुछ जगह पर लीट भी बोला जाता है, कुछ जगह पर एलई भी बोला जाता है। तो ये आपके पास में लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन जो होता है, यहां पर जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में जाने के लिए। तो ये जब भी लीट कहीं पर लगा हुआ दिखे या फिर एलई कहीं पर लगा हुआ दिखे तो आपको समझ लेना है कि लेटरल एंट्री की यहां पर चर्चा हो रही है। अब यहां पर बोला गया है WB जीलेट। WB जीलेट वेस्ट बंगाल का एक लेटरल एंट्री एग्जाम है, जिसके अंदर आपको डिप्लोमा से डायरेक्ट कहां जाना पड़ेगा बेटा? बीटेक के अंदर। और बीटेक में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको थर्ड सेमेस्टर के अंदर डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। इस वजह से इसको आप लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन बोलते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम लोग डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो इसका मतलब हमारा एक साल बच जाता है। ऑफकोर्स अगर आप डिप्लोमा करके आए हो तो फिर आपका एक साल ऑटोमेटिकली वहां पर बच जाएगा, तो आप थर्ड सेमेस्टर बीटेक में पहुंच जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या फिर अगर हम लोग कहें एग्जाम पैटर्न जो है वो एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी चर्चाएं अब हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेता हूं। यहां पर अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चर्चा करें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट सिटीजनशिप, तो ऑफकोर्स सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें एज रेस्ट्रिक्शन, तो अच्छी बात यह है कि यहां पर क्लियरली मेंशन है देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी। मतलब अपर एज लिमिट आपको कोई भी नहीं दी गई है, तो यहां पर आपको अपर एज लिमिट को लेकर कोई चिंता नहीं करना है। यह भी बोला गया है कि बीएससी कैंडिडेट भी यहां पर आ सकते हैं। फॉर बीएससी कैंडिडेट द अपर एज लिमिट इज 27। यहां पर अपर एज लिमिट दी गई है कि 27 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे इस डेट को देखकर ऐसा सोचेंगे कि सर ये 31/12/2013 तक है। नहीं बेटा, ये आपके पास में 2023 तक नहीं 2024 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पुराने नोटिफिकेशन से कंटेंट को उठाया। क्लियर है? तो अगर आप अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप 27 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। फॉर डिप्लोमा होल्डर इन मरीन इंजीनियरिंग द अपर एज लिमिट 25। अगेन 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए अगर आप मरीन इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं। और यदि आप सिंपल सा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं दिया गया है। अगर हम लोग फर्दर और जो हमारे पास में क्राइटेरिया दिया गया एलिजिबिलिटी का, उसको अगर हम लोग देखना चाहें तो देखिए, यहां पर इसने बोला डिप्लोमा होल्डर सीकिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेज। जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिग्री कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उनके पास में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो बोला गया द कैंडिडेट मस्ट पास डिप्लोमा इन एनी ब्रांच फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICTE। AICTE से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से किसी भी ब्रांच में उसको डिप्लोमा करना है तो वो वहां पर किसी भी ब्रांच में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात सुनिए, द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 45%। देखिए, आपके डिप्लोमा में बेटा कम से कम 45% आने चाहिए अगर आप किसी भी रिजर्वेशन को बिलोंग नहीं करते हैं तो। हमने कहा ठीक है सर, यदि आप SC, ST, OBC, मान लीजिए PWB या OBC B और वहां पर OBC A दोनों कैटेगरी दी गई है, उसमें आ रहे हैं तो आपको 40% तक
एग्रीगेट लेकर चलना होगा। हो सकता है कि आपका कॉलेज ऐसा है जो सीजीपीए में दे रहा है, तो सीजीपीए का हर कॉलेज का अपना एक फॉर्मूला होता है, तो वो 40% के इक्विवेलेंट जो भी सीजीपीए है, और 45% वालों के लिए जो 45% के इक्विवेलेंट सीजीपीए है, आपको उतने परसेंटेज या उतने सीजीपीए वहां पर लेकर आना है। बट फॉर द एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी, देखिए यदि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी खुद का क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करवाया है। उसने कहा कि कैंडिडेट को 60% एटलीस्ट मिलने चाहिए अपने डिप्लोमा एग्रीगेट के अंदर, और अगर आप कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं तो 45% होने चाहिए। किसी भी एग्जाम को यदि आप क्रैक करने जा रहे हैं तो बेटा इस बात को आपको समझना होगा कि पहले ये देख लेते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या है। यदि ये सारी चीजें आप बढ़िया तरीके से देख लोगे तो फिर आप उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हो। बहुत सी बार बच्चा प्रिपरेशन करने लग जाता है पर उसे यह भी नहीं पता होता है कि सर एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इस वजह से एग्जाम में जैसा उसको परफॉर्म करना चाहिए उतना वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आज की वो ये है एग्जामिनेशन पैटर्न। देखिए आप देखेंगे यहां पर दो कैटेगरी के क्वेश्चन है, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी 1 के अंदर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कैटेगरी 2 में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पर -14 नेगेटिव भी होगा, यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि सर ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इनको तो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। ये 20 क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। ये 20 क्वेश्चन आपको 40 नंबर का पोर्शन यहां पर देकर जा रहे हैं, और ये 80 क्वेश्चन जो है बेटा ये 80 नंबर का पोर्शन देके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 80 प्लस 40 अगर हम लोग करें तो टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं 120 आ रहे हैं। अब यहां पर अगर सबसे ज्यादा वेटेज आप देखेंगे तो आप देखेंगे सर 30 क्वेश्चन तो बेटा मैथमेटिक्स के यहां पर देखने को मिल रहे हैं, और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है आपके पास में 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स यहां पर आने वाला है। और यदि आप एप्लीकेशन पर हमारे साथ में जीलेट का कोर्स कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में पिछली बार भी लगभग 100 के आसपास लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड किए थे, लाइव लेक्चर, जिनको बाद में आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। और इस बार भी लाइव क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक सिंगल क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स से हमसे बचकर नहीं जा पाए। फिर जब हमने फिजिक्स को देखा तो बोला सर 25 क्वेश्चंस तो यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन इस कैटेगरी में आपको दिखाई दे रहे हैं, और उसके बाद में टोटल 30 क्वेश्चन हो रहे हैं, और सेकंड हाईएस्ट नंबर पे फिजिक्स आ रहा है जो 35 नंबर का आपसे पूछा जा रहा है, और केमिस्ट्री 25 नंबर का, और अगर आप देखिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है वो 10 नंबर का आ रहा है। अब देखिए बात क्या है यहां पर, अगर आपको स्कोर करना है तो सबसे पहले लेवल ऑफ क्वेश्चन को पहचानना होगा। यदि मैं आपको बताऊं जीलेट का लेवल मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा, जैसे एक और लीट एग्जामिनेशन की बात बताता हूं, बिहार लीट में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन बहुत सी बार टफ होता है, बहुत सी बार ऐसा कोई इक्वेशन या ऐसा कोई क्वेश्चन दे देता है जिसका सॉल्यूशन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, मतलब कहें तो एक स्टैंडर्ड एमसीक्यू नहीं होता है वो। लेकिन जीलेट का जो क्वेश्चन डिजाइन हो रहा है वो बड़ा ही अच्छा और स्टैंडर्ड एमसीक्यू डिजाइन हो रहा है, जिसका मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल वहां पर देखने को मिलता है, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ स्टेप के बाद आप आंसर पे पहुंच भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ता है। और यदि आप चाहते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो देखिए वो बच्चे जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से है, मैं आपको बताता हूं कि ये वाले पोर्शन में क्वेश्चन आपके लिए आसान पूछे जाते हैं, तो इस पोर्शन को एक तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, कोई किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, मैथमेटिक्स पर तो कमांड रखनी पड़ेगी, क्योंकि 50 नंबर का तो वो अकेला ही है। फिर उसके बाद में अगर आपको टारगेट करना है तो आप फिजिक्स को लेकर चले। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपके पास 35 मार्क्स का तो फिजिक्स आ रहा है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं बेटा तो ये आपके पास में लगभग 85 मार्क्स हो जाता है, लगभग 85 मार्क्स। अगर ये 2 सब्जेक्ट भी बेटा बढ़िया से करके जाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छी रैंक आपको मिल जाएगी, और आप ऑटोमेटिकली जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ती है, कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। सेम फॉर इसके लिए ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, इसकी खास बात क्या है, इसमें कभी कभार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जहां पर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कैलकुलेटिव पार्ट है, मेरा जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कितना स्ट्रांग है। हमने मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन सिखाया, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें इंटीग्रेशन के प्रिंसिपल तो आपको लगाने पड़ेंगे। यदि मान लीजिए कि सर आप वो प्रिंसिपल लगाने में
सक्षम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि यार बड़ा मुश्किल हो रहा है, मुझसे तो प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो पा रहे, मुझसे तो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो पा रहे, तो केमिस्ट्री आपके लिए फिर की रोल प्ले कर सकता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट, अगर आप मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तब तो आप चारों करके जाइए। लेकिन यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपको लगता है कि सर मैं आई एम फ्रॉम मैकेनिकल, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह भी मुझे कुछ कम ही समझ में आता है और मैं चाहता हूं कम से कम पढ़ना, तो मैं ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के चला जाऊंगा, 85 मार्क्स मेरे कवर हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं जो क्लास में बताया जा रहा है, अगर उतना आप पढ़ के जाओगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करोगे। अब जो सेकंड पॉइंट आपके सामने आ रहा है कि सर ये 2 मैं पढ़ के जाऊं कि इन 2 को पढ़ के जाऊं, तो देखिए इन 2 से आपके पास में 75 मार्क्स कवर हो रहा है और इन 2 से आपके पास में 85 मार्क्स कवर हो रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं अपनी बात करता, तो अगर मुझे कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने को बोलता तो मैं इन 2 सब्जेक्ट को चूज करता और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ के जाता। और अगर आप ऐसे कि सर देखो कमांड तो किसी पर भी नहीं है, तो मैं तो फिर चारों ही पढ़ के जाऊंगा, तो सब में से थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करके आ जाऊंगा। तो पहली चीज, अटेम्प्ट मैक्सिमम करना पड़ेगा जीलेट एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसा नहीं कि सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप करके जाओगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आप चारों सब्जेक्ट पढ़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि सर देखो मैं चारों सब्जेक्ट नहीं ले जा पाऊंगा साथ में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस कॉम्बिनेशन को या फिर इस कॉम्बिनेशन को बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो अगेन मैंने कंडीशन दी है बेटा, यदि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो चारों करने, यदि आप एवरेज है तो आप कोई भी 2 लेकर आगे बढ़िए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर उन 2 को भी आपने बेस्ट तरीके से पढ़ा है तो आपका सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ में हो जाएगा। अब बात करते हैं सर सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में आखिर इतनी कितनी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स, तो यदि आपने मैट्रिक्स की क्लासेस की होगी तो 100% आपको ऐसा महसूस हो गया होगा कि हाँ यार इसके क्वेश्चंस तो मैं खत्म कर ही दूंगा। इवन डिटर्मिनेंट, ये दोनों एक साथ ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपको यहां पर दिया गया, फिर आपको कॉम्प्लेक्स दिया गया, फिर 2D दिया गया, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप अगर कैलकुलस वाला पोर्शन स्ट्रांग रखते हैं तो बेटा ये पूरा का पूरा एक साथ आ रहा है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है पर ये नहीं आता, नहीं, ये आपका या तो पूरा का पूरा स्ट्रांग होगा, और मैं कहूंगा कि आप इसको स्ट्रांग कर लीजिए क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में आपके पास में आएगा प्रोबेबिलिटी जो सिलेबस के अंदर दिया गया है। और वैसे अगर हम लोग फिजिक्स को देखें तो बेटा देखिए यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। अगर मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर हो बेटा, तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए देखिए थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स। और ये सब तो आपके कोर सिलेबस का पार्ट रहा होगा फिजिक्स के अलावा भी, तो ये तो आपका वैसे स्ट्रांग रहेगा। आपके पास तो एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस और फोटो इलेक्ट्रिसिटी आया। तो यदि आप मैकेनिकल इंजीनियर और आप चाहते हो कि सर मुझे सारे सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं लेकिन मैं इसमें कुछ ही पोर्शन पढ़ के जाना चाहता हूं, तो आपके पास देखिए यहां तक का जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल आपके कोर सिलेबस से मैच करता हुआ है। इसका एडवांस पोर्शन आप लोग पढ़ते हो तो ये तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे वहां पे। लेकिन सर क्या होगा अगर हम सिविल इंजीनियर है या फिर कोई और इंजीनियरिंग हमने की है, तो मैंने कहा अगर आप मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आ रहे हो या केमिकल इंजीनियरिंग से आ रहे हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से आ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कंप्लीट पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने इसका एडवांस पार्ट पढ़ा था, ये आप देख सकते हैं कि उसका बेसिक पार्ट है। और एज सच उसने बहुत बड़ा सिलेबस जीलेट में दिया नहीं गया है। आप अगर आप इनको देखेंगे तो आप इसको कवर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहां पर देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, मेटलर्जी, वाटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ऐसा मत सोचना है कि एक चैप्टर दिया गया, नहीं। तो ये आपके केमिस्ट्री का सिलेबस है जो 25 मार्क्स का आ रहा है। फिर आपके पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मेजरमेंट का पार्ट है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ 10 ही नंबर का आ रहा है एग्जाम के अंदर। ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल मशीन, डीसी सोर्स एंड सर्किट, एसी सोर्स एंड सर्किट, बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मतलब आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कि सर मैं आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है, तो मैं यहाँ पर किसको सेलेक्ट करूँ? तो मैंने कहा मैथ्स तो सबके लिए कॉमन है, और मैकेनिकल वाला बच्चा क्या कर सकता है बेटा, यहाँ तक कि फिजिक्स को तो ऐसे चुटकियों में समझ सकता है और शायद उसको आती भी होगी। उसके बाद वो चाहे तो कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ सकता है, वो चाहे तो इसको पढ़ सकता है। तो उसके पास में लगभग 85 to 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो तैयार हो चुका है।
और वो एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्रैक कर सकता है। सर मैं मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो मैं क्या करूं? मैंने कहा देखो ये मैथमेटिक्स है आपके पास में, तो आपको ये वाले पोर्शन को भी स्ट्रांग रखना ही रखना है। तो आपके पास में देखिए वहां से 50 + 10 60 मार्क्स का हो गया, लेकिन 60 मार्क्स से इतना अच्छा काम चलेगा नहीं, तो या तो आप इस पर काम कीजिए या फिर आप इस पर काम कीजिए। बेस्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिनको बच्चों को ध्यान में रखना है। सर अगर मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियर हूं तो भैया सिविल इंजीनियर के लिए अगेन मैथमेटिक्स तो रहेगा ही रहेगा, फिर आप चाहे तो या तो एक फिजिक्स को यहां पर उठा लीजिए, क्योंकि ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था तो इसका बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। तो आप एक फिजिक्स उठा लीजिए, तो यहां से दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपके पास दो चॉइस है, या तो यहां तक की फिजिक्स उठा लो और इस पोर्शन को अगर आप ऐड कर लोगे तो 85 मार्क्स आप भी कवर कर पा रहे हो। बोला हाँ सर कवर कर पा रहे हैं। नहीं तो आप इस पोर्शन को नहीं लेना चाहो तो इसमें से कुछ बेसिक चीजें ले लो। तो लगभग 80 90 या 100 नंबर का पोर्शन अगर आप कवर करके जाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर बढ़िया कवर कर पाएंगे, बढ़िया पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई कंफ्यूजन रहा होगा। अब अगर मैं आपको बता देता हूं कोई बच्चा ऐसा हो जो अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाया हो, जीलेट की प्रिपरेशन अभी तक शुरू नहीं कर पाया हो, तो बेटा वेस्ट बंगाल जीलेट के लिए एप्लीकेशन पर 3 बैच चल रहे हैं इजी प्रैप एप्लीकेशन पर, जिसमें एक रिकॉर्डेड है, एक लाइव है और एक प्लस बैच है। रिकॉर्डेड जिसमें पिछले साल की रिकॉर्डिंग्स मिल रही है वो आपका 999 रुपए का बैच है और अभी 899 रुपए पे मिल रहा होगा। लाइव बैच जो 1499 रुपए का बैच है अभी 1099 में मिल रहा है, और प्लस बैच जो 1999 का और 1499 रुपए में मिल रहा है। क्या डिफरेंस है? इसमें पिछले साल की रिकॉर्डिंग मिलती है, इसमें इस साल का लाइव बैच मिलता है। प्लस बैच में पिछले साल की रिकॉर्डिंग और इस साल का लाइव बैच दोनों मिलता है, और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, उसके साथ साथ आपको टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, 500 पेज की एक ई बुक दी जाएगी प्रैक्टिस के लिए। मतलब ओवरऑल प्लस बैच एक ऐसा बैच होता है जो कंप्लीट चीजें आपको प्रोवाइड करवाएगा प्रिपरेशन के लिए। अब अगर मान लीजिए आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है, तो वो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं 7014639318। इस पर कॉल कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे और आपका डाउट जो है उसको क्लियर कर देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो बच्चे जो वेस्ट बंगाल जीलेट की प्रिपरेशन इजी प्रैप के साथ कर रहे हैं डेफिनेटली हर एक लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। पर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, जल्दी कीजिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, समय बहुत कम रहता है, इसलिए शुरू से प्रिपरेशन करोगे तो लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद कर रहा हूं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम लोग कुछ और इंफॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं फिर से मदद करने वाला है। अगेन थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे चैनल इजी प्रैप पर।